हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर के आए हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन का सेकेंड वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा और आपको बेहतर समझ में आया होगा। और आज मैं उसी इंट्रोडक्शन का सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं जो बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्टिविटीज़ पे। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्टिविटीज़ की कुछ बेसिक चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को, यानी हम किसी भी नेचुरल नंबर के उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर लिख लें, जैसे हमने लिख लिया 25, ठीक है। तो 25 एक हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इस नेचुरल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके अगर हम इस 25 को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 × 25, ठीक है। या फिर हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 5 × 5। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 भी एक हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ से हमें एक क्लियरेंस मिलता है, एक बेसिक चीज़ें मिलती है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 13 हमने ले लिया, ठीक है। 13 को क्या लिख सकते हैं? तो 13 को 1 × 13 लिख सकते हैं। 13 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 1 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 1 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है, जिसके प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। यानी किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया बाय द वे 12 ले लिया, ठीक है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 लिख सकते हैं। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2, 2 और 3 तीनों ही ये क्या है? प्राइम फैक्टर हैं। यानी 12 को एक्चुअली हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के क्या है? बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से एक जो ऑब्जर्वेशन हमें ये मिलती है कि किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा, यानी जो प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए फिक्स होगा, ठीक है, यानी यूनिक होगा। यानी इस बात से मैं निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हमने 25 ही ले लिया तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 25 भी लिख सकते हैं, या फिर 5 × 5 भी लिख सकते हैं। तो इसके हमें क्या प्रोडक्ट्स मिले? यानी 25 को 1 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 को नहीं ऑब्जर्व करते हैं, केवल 5 और 5 को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो 5 और 5 दोनों ही हमारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं, यानी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर कौन है? 25, ठीक है। अब ध्यान इस बात की देनी है कि जो हमें प्राइम नंबर जो मिले हैं दो, ठीक है, वो ये दोनों प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 25 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई अदर नंबर नहीं मिलेगा। यानी 25 का जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा एक यूनिक होगा, ठीक है। यानी उस नंबर के लिए एक पार्टिकुलर चीज़ें होंगी। अगर दूसरा हम प्रोडक्ट लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का तो वो हमें दूसरे नंबर का मिलेगा, और जिस नंबर का मिलेगा उसके लिए वो यूनिक होगा, यानी वो उसी नंबर का होगा, किसी और नंबर का नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमने 13 लिया तो 13 को हम लिख सकते हैं 1 × 13, ठीक है। तो 1 × 13 ये इसका जो प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो केवल 13 के लिए ही है, किसी दूसरे नंबर के लिए ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन बिटवीन या रिलेशन ऑफ HCF, LCM एंड द गिवन नंबर, गिवन 2 or more नंबर।
ठीक है। यानी अगर एलसीएम, एचसीएफ और 2 या 2 से ज़्यादा नंबर अगर दिए गए हैं तो उनके बीच में हमें क्या रिलेशन मिलेगा। एक्चुअली हम लोगों ने पीछे लेक्चर वीडियोस में हमने देखा कि कुछ रिलेशन बताए थे यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम का, कोई इस्तेमाल बताए थे, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल मैंने 2 बताया था, एक तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में एचसीएफ निकालने में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है किसी नंबर को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। तो ये 2 इस्तेमाल हमने बताया था। तो उसी में से एक इस्तेमाल ये भी है कि एचसीएफ और एलसीएम और 2 नंबर अगर दिए गए हैं तो उनके बीच एक रिलेशन बनता है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, तो वो हमारे पास रिलेशन ये मिलता है कि अगर हमने कोई नंबर ले लिया ए जो है 6 मान लेते हैं, और कोई दूसरा नंबर है बी जिसको हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एचसीएफ दोनों का यानी 6 और 20 का जो एचसीएफ निकालेंगे वो हमें मिलेगा 2, ठीक है, और जो एलसीएम निकालेंगे वो हमें मिलेगा 60, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन चारों जो नंबर हमें मिले हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम अपने ज़रूरत अनुसार कन्वर्जन कर लेते हैं, यानी अगर इन चारों क्वांटिटीज़ में से हमें अगर 3 क्वांटिटीज़ मिल जाए और 4th क्वांटिटी को पूछे तो हमें क्या करना होगा, उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बाकी क्वांटिटी को ट्रांसपोज कर देंगे। यानी अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है, हमारे पास एलसीएम मौजूद है, फर्स्ट नंबर मौजूद है, सेकंड नंबर मौजूद है, तो अगर एचसीएफ पूछा जाए तो इसके हिसाब से हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे। हमने देखा कि एलसीएम इधर प्रोडक्ट में उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपन एलसीएम हमारा रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इस रिलेशन पे क्वांटिटीज़ को रख करके सॉल्व कर दें तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा बाय द वे एचसीएफ हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसी को हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्या हमें 2 मिलता है, सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ हमें चाहिए, तो एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 6 है और सेकेंड नंबर 20 है, एलसीएम हमारे पास 60 है, सॉल्व करते हैं। 6 10 जा 60 और 10 2 जा 20, तो हमें एचसीएफ क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। बाय द वे हमारे पास एलसीएम नहीं है, एचसीएफ हमारे पास गिवन है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गिवन है, तो देखते हैं कि क्या एलसीएम हमें 60 मिलता है, सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूले को कन्वर्जन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपन एचसीएफ, ये एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा 6 है इंटू सेकेंड नंबर 20 है, और नीचे में एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 है, सॉल्व करते हैं। 2 10 जा 20 और 6 10 जा 60, तो हमें एचसीएफ इस एचसीएफ के बराबर मिल रहा है, यानी ये जो हमारा रिलेशन है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट नंबर चाहिए तो फर्स्ट नंबर को इधर छोड़ करके सेकेंड नंबर को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिलेशन जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा। एक्चुअली फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपन सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर सेकेंड नंबर निकालना हो तो हमारे पास मिलेगा रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ अपन फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला है, एलसीएम निकालने के लिए भी रिलेशन बता देते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू हमें मिलेगा फार्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपन एचसीएफ। तो ये सारे रिलेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों का रिलेशन हमने इस तरीके से कन्वर्जन कर लिया ताकि आपको कोई दिक्कत सॉल्यूशन करने में ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग क्लास 9th में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों, रेशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे और p और q दोनों इंटीजर होंगे, लेकिन q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है और इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाई जाती है कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। यानी अगर हम डेसिमल में देखें तो वो नंबर जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। लेकिन जिसका टर्मिनेटिंग आ जाए या फिर रिपीटिंग डेसिमल मिल जाए, ठीक है, तो वो हमें रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं रिविजिटिंग रेशनल नंबर की। रिविजिटिंग रेशनल नंबर इसलिए कह रहे हैं ताकि आपने क्लास 9th में विजिट कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग उसी 9th की जो हम लोगों ने 9th में रेशनल और इरेशनल नंबर को विजिट किया था, अब फिर उसी को हम रिविजिट करने जा रहे हैं, यानी फिर से देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रिविजिटिंग रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो रिविजिटिंग रेशनल नंबर का मतलब ये है कि किसी भी रेशनल नंबर को मान लेते हैं हमने कोई ए रेशनल नंबर ले लिया। ठीक है। तो अगर ए रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। दोनों p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और p और q दोनों क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, लेकिन q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर वो p/q के फॉर्म में अगर ये रेशनल नंबर है तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो मिलेगा वो 2 to the power m × 5 to the power n के रूप में मिलेगा, जहाँ m और n दोनों क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। इसका मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो m और n की वैल्यू होगी वो हमेशा या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, निगेटिव में वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये है, यानी m और n की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगी, ठीक है, या फिर 0 से ग्रेटर होगी। इस कंडीशन को फॉलो करेगी। ठीक है। तो हमें निष्कर्ष ये मिला कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो उसका जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी q की वैल्यू है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में मिलेगा। तो क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। यानी जिस किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू यानी q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमें 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में मिलेगा, तो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। अगर कोई रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग है तो वो हमें हमेशा 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें हमने बताया, क्या कि अगर वो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो q का अगर वो रेशनल नंबर है तो क्या होगा, उसका टर्मिनेटिंग हमें डेसिमल मिलेगा। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा क्यों, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए ताकि उसका q यानी डिनोमिनेटर का जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वो 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में मिलेगा। अगर वो पहले से उसका डिनोमिनेटर 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में है तो ये कन्फर्म है कि वो हमें टर्मिनेटिंग ही डेसिमल देगा। ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के 2 थ्योरम के रूप में इसी बात को लिखा गया है। थ्योरम नंबर
1.5 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसी का नेक्स्ट थ्योरम जो है वो कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है तो हमेशा वो क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये आपके दो थ्योरम हो गए, 1.5 और 1.6। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थ्योरम नंबर 1.7। तो 1.7 जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर कोई हम रेशनल नंबर ले लेते हैं a, तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में ना मिले, ठीक है। यानी इस q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में ना मिले, जहाँ पे m और n दोनों क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 की जगह कुछ और वैल्यू मिल सकती है, 2 की जगह कुछ और वैल्यू मिल सकती है, उस पे पावर m और n का मिल सकता है, ठीक है। तो वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वैल्यू मिलेगी, यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन बट रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग या रिकरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका थ्योरम नंबर 1.7। क्या कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ना मिले, ठीक है। जहाँ पे m और n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। यानी कुछ हमें इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कुछ इस तरीके से मिल जाए, 2 टू द पावर m इंटू 7 टू द पावर 3 मिल जाए, या 7 टू द पावर n मिल जाए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, m की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस कंडीशन में हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा इसका, इस नंबर का, इस रेशनल नंबर का, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन रिपीट करेगा। और रिपीट करेगा इसलिए वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यानी रेशनल नंबर में आपने पढ़ा था कि अगर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग हो जाए या फिर टर्मिनेटिंग हो जाए, अगर दोनों में से कोई एक हो रहा है या दोनों हो रहा है तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैसे आपने देखा कि किसी भी रेशनल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए, 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर n मिल जाए, इस फॉर्म का या किसी दूसरे फॉर्म का, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ 1/7 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 1/7 का जो डिनोमिनेटर है वो है 7 और 7 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वो मिलेगा 7। यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ये हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन देगा वो नॉन टर्मिनेटिंग देगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो देगा बट क्या देगा, रिपीटिंग देगा। क्या देगा, रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग की वजह से ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1 में डिवाइड करते हैं 7 का, 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 1 जा 7, क्या हो जाएगा 3 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 4 जा 28, बचा 2
पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 2 जब 14 कैरी 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 8 टाइम 56 कैरी बचा 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम बचा 5, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 टाइम पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 1, यानी फिर से ये 1 आ गया, यानी यहाँ से फिर ये नंबर क्या करना शुरू करेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। ये नंबर क्या होगा, फिर रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से नंबर रिपीट करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि ये 1/7 जो रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें रिपीटिंग मिल रहा है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिल रहा है, रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं करेगा, आगे चलता जाएगा, लेकिन ये हर कुछ इंटरवल्स पे ये डिजिट जो है वो रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट को देखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। हमने रिविजिटिंग किया रेशनल नंबर का, अब हम लोग रिविजिट करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दिया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसके रिविजिट करनी है और रिविजिट में हम देखेंगे इसके कुछ पॉइंट्स। ठीक है, कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर हमें मिल जाए, ठीक है, और उस स्क्वायर वाले नंबर का कोई हमें फैक्टर मिल जाए, मान लेते हैं b। ठीक है, तो अगर b जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है, तो ये ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट मिलेगा, जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो भी मान लेते हैं a होगा। ठीक है, तो उसको भी b डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी फैक्टर से डिवाइडेड है, यानी कोई फैक्टर है उसका, तो वो फैक्टर उसकी स्क्वायर रूट का भी होगा। सपोज दैट कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 25 ले लिया, जो क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का फैक्टर कौन है, 5, यानी 5 वो नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 25 का जो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा वो मिलेगा 5, तो 5 भी इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगती है। कंडीशन क्या है कि जो इसके फैक्टर होंगे वो एक हमें मिलना चाहिए प्राइम नंबर के रूप में, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी जो किसी स्क्वायर नंबर का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अगर वो प्राइम फैक्टर है और उस स्क्वायर नंबर का फैक्टर है, तो उसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा उसका भी वो नंबर फैक्टर होगा। कंडीशन यही है। ठीक है, कि वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी इस कंपोजिट नंबर का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें से एक नंबर हम उठाएंगे जो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर उस स्क्वायर नंबर का अगर वो फैक्टर है तो उसका स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 36। तो 36 का प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या क्या होगा, 2 प्राइम फैक्टर हो जाएगा 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 2, 18, फिर 2 9, फिर 3 3। ठीक है, तो यह है इसके प्राइम फैक्टर। इसमें से हमने किसी एक नंबर को उठा लिया, यानी 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है जो क्या कर रहा है, इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और 36 क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का, 6 का। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमें मिलेगा 6, तो 2 जो होगा वो 6 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि वो जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और ये एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 1.3 है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
तो हमने जो अभी पॉइंट देखा उसका इस्तेमाल हम करेंगे किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने में, ठीक है। यानी हमें पता है कि कोई भी नंबर जो कोई किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। जैसे हमने ले लिया √2, √3, √5, √7, ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा, और इसी वजह से ये नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस बात की प्रूफ करनी है कि इस बात को प्रूफ करो कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने में जो हमने पीछे कुछ पॉइंट्स बताया उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, टू प्रूफ √7 इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी आपको प्रूफ करना है कि √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें करना ये होगा कि किसी भी सही चीज़ को सही प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उसे हमें गलत मानना पड़ता है, ठीक है। तो सही चीज़ को हम पहले गलत मानेंगे, उसके बाद उसके बारे में जितनी भी डाटा होगी उसको कलेक्ट करेंगे और उस डाटा से मैच कराएंगे कि क्या ये डाटा से मैच कर रहा है, ठीक है। अगर वो डाटा हमने जो मान रखा है उसके अपोजिट आ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी सही था, यानी जो चीज़ें हमने गलत मान रखा था वो वास्तव में सही है। तो हम करने जा रहे हैं इसके साथ कुछ ऐसा ही, ठीक है। टू प्रूफ √7 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो √7 है वो कोई रेशनल नंबर है। तो मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट √7 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर √7 रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और p और q क्या होते हैं, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कहें तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दें, हमने मान लिया कि √7 जो है एक रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे लिख सकते हैं √7 इज इक्वल टू p/q, ठीक। एंड p एंड q इज इन simplest form where p and q have no other common factor other than 1, यानी 1 के अलावा इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक। अब इसका हम रीअरेंजिंग करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, q इधर डिनोमिनेटर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा q इंटू √7 बराबर p मिलेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा, इधर स्क्वायर कर देंगे तो q इंटू √7 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 7q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा कि 7 इसका क्या है, फैक्टर है, यानी 7 इसके साथ मल्टीपल में है, यानी p स्क्वायर जो है वो 7 और q स्क्वायर का क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल है इसका मतलब q स्क्वायर भी इसको फैक्टराइज कर देगा, यानी कटा देगा, और 7 भी इसको कटा देगा, यानी एक्चुअली हमने देखा कि 7 जो है वो क्या है, p स्क्वायर का फैक्टर है। शो हियर 7 इज अ फैक्टर of p square, hence 7 is also a factor of p, यानी हमने
पीछे वाले यानी 1.3 थ्योरम में ये देखा कि किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम फैक्टर के नंबर से डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, वही यानी 1.3 वाले थ्योरम को ही यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर 7p स्क्वायर को कटा सकता है तो p को 7 भी कटा देगा, यानी 7 से p भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने देखा कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पे 7 एक कॉमन फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे 7 का तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है, लेकिन अब हमें q का भी एक कॉमन फैक्टर निकालना है। तो q का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम कुछ चीज़ों को मानेंगे। एज्यूम दैट p इज इक्वल टू 7r मान लेते हैं कि p की वैल्यू जो है वो 7r के बराबर है। मान लेते हैं, ऐसा कहीं दिया नहीं है, बट हमें अपनी तरफ से एज्यूम करनी है कि p की जो वैल्यू है वो 7r के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल टू 7r सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले वैल्यू में। तो 7q स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर यानी 7r का स्क्वायर मिलेगा। सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 7q स्क्वायर इक्वल टू 49r स्क्वायर। ठीक, 49 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा नीचे, यानी डिवाइड कर देगा 7 इसको कितनी बार में, 7 टाइम में, यानी q स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 7r स्क्वायर। तो हमने देखा कि r स्क्वायर और 7 का मल्टीपल है q स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 7 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हेंस 7 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। ठीक है, अब q स्क्वायर का 7 फैक्टर है तो q का भी 7 फैक्टर हो जाएगा। हेंस 7 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। तो हमने देखा कि p और q दोनों का ही एक फैक्टर हमें मिल गया 7 और 7। ठीक है, यानी q का भी फैक्टर मिल गया और r का, p और q दोनों का ही फैक्टर हमें r मिल गया। तो अब इस बात से हमें यहाँ कंट्राडिक्शन क्या मिल रही है कि अब इस बात को हमें लिख देनी है प्रूविंग में। अगर आपने यहाँ तक देख लिया हो तो आगे हम इरेज करके लिख सकते हैं इस चीज़ को। therefore p and q have a common factor other than 1, यानी 1 के अलावा भी इसके पास कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर है जो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, कौन, 7। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises, this contradiction, the fact that this contradiction is the fact that p and q has common factor other than 1, यानी p और q का एक फैक्टर है 1 के अलावा भी। ठीक है, और यह कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हो रहा है, तो इस बात को लिख दो आगे। दिस contradiction arises from our incorrect assumption
ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए मिला था, इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि हमने एजम्पशन जो किया था वो गलत किया था। ठीक है, हेंस √7 इज अ रेशनल नंबर, but this conclude that √7 is an irrational number। ठीक है, तो इस तरीके से हम बातों को प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।